हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिव्यांशु दुबे। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर और उसके बाद मैंने उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात की थी। तो एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने बोला था ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक वेरिएबल के रूप में एक्ट कर रहा हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें जो sin x है वो एक वेरिएबल टाइप एक्ट कर रहा है और इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाले थे। तो आपको याद होगा sin x इक्वल टू आ रहा था -1, फिर मैंने उसको सॉल्व करके आपको दिखाया था, याद है। तो मैं बोल रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, वो ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक वेरिएबल के रूप में एक्ट करे, ठीक है। तो उस इक्वेशन को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। फिर मैंने आपको समझाया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर मैंने कल डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया जैसे sin x इक्वल टू -1 आया तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, x का ऐसा कौन कौन सा एंगल हो सकता है जिसमें साइन फंक्शन की वैल्यू -1 हो, लेकिन वो रेंज कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 डिग्री से 360 डिग्री। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि 0 से 360 डिग्री के बीच ऐसे कौन कौन से एंगल होंगे जहां पर साइन फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आपने को एक एंगल पता चला था 270 डिग्री, आपको याद होगा, ठीक है। वैसे ही मैंने कल एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था, आपको याद होगा मैंने और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। tan x इक्वल टू -1/√3 को सॉल्व किया था, cosec x इक्वल टू -2 को सॉल्व किया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उसे सॉल्व किया और मैंने आपको बताया कि किस किस एंगल पर आपकी जो वैल्यू है वो जो भी एक क्वेश्चन में दी थी वो आ रही है, ठीक है। मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच वो एंगल्स को अपने को चेक करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, बना के आपको दिखाया भी था। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जहां पर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी तो मैंने आपको समझाया था कि नेगेटिव वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है। तो दो टाइप से एडजस्ट करते हैं, एक करते हैं पाई प्लस या पाई माइनस और एक करते हैं 2 पाई माइनस, ठीक है। 2 पाई माइनस ही क्यों करते हैं, 2 पाई प्लस क्यों नहीं करते, क्योंकि 2 पाई प्लस इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि 2 पाई प्लस मतलब 360 प्लस हो जाएगा। और मेरी रेंज कहां से कहां तक है, मेरी रेंज है 0 से 360 डिग्री। तो मैं 360 डिग्री के ऊपर नहीं जा सकता करके मैंने 2 पाई प्लस नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्या लिया 2 पाई माइनस। और बीच में पाई प्लस या पाई माइनस कुछ भी लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीन टाइप से ही हम लोग चीजों को एडजस्ट करे थे। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे। तो आई होप आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसा आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर तो अपन डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। तो आइए देखते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। मैं लिख के रखा हूं कुछ, इसको नोट कर लीजिएगा आप। जनरल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन बोलते थे एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n। क्या बोला, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n which gives all solution of a trigonometric equation is called general solution, ठीक है। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अब जैसे मैंने आपको बताया sin x इक्वल टू -1 है, तो -1 कब होता है, 0 से 360 डिग्री के बीच में। तो 0 से 360 डिग्री के बीच में होता है sin 270 डिग्री पर -1। तो मैं बोल रहा sin x इक्वल टू हो जाएगा sin 270 डिग्री और x की वैल्यू हो जाएगी 270 डिग्री, जो मतलब आपका हो जाएगा क्या आपका वैल्यू मतलब वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि 270 डिग्री 0 से 360 डिग्री के बीच में आता है, क्लियर है। तो मैं ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने 360 डिग्री तक ही क्यों रखा, तो उसके लिए मैंने आपको एक नोट पॉइंट बताया था। आपको याद होगा मैं पहले एक नोट पॉइंट लिखवाया था कि sin x और cos x जो फंक्शन है वो 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं और tan x जो है वो पाई इंटरवल के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाता है। तो जब चीजें रिपीट होने लगती हैं तब अपन उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान। मुख्य मान मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक होती है ओरिजिनल कॉपी और एक होती है डुप्लीकेट। तो अपने को ओरिजिनल कॉपी जो है ना उसको अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ओरिजिनल कॉपी मतलब जैसे अपन ने बोला sin 270 डिग्री -1 होगा, पहली बार 270 डिग्री पर होगा तो वो मेरा ओरिजिनल हो गया। अब उसके पीछे और भी एंगल्स है जहां पर वो -1 होगा, लेकिन वो सारे के सारे कैसे हैं, डुप्लीकेट है, क्योंकि अब वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट होने लगेंगी। रिपीट जो हो रहा है उसको अपन मेन नहीं बोल सकते। तो प्रिंसिपल या मुख्य मान क्या हो जाएगा अपना 270 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट टाइम 270 डिग्री पर साइन की वैल्यू -1 हुई थी। लेकिन अब जो होगा, अब 270 डिग्री के आगे भी बहुत सारे एंगल्स होंगे जहां पर -1 आएगा। तो वो सारे किस किस एंगल पर साइन की वैल्यू -1 होगी वो निकालना है। अगर सारे एंगल्स को डिफाइन करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा n, इंटीजर n यूज करूंगा। और वो इंटीजर n जब आ जाएगा एक्सप्रेशन में तो मैं उस सॉल्यूशन को बोलने लगूंगा जनरल सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आपको क्लियर होगा। उससे पहले एक नोट पॉइंट भी समझ लीजिए। यहां पे जैसे मैंने लिख के रखा है sin n पाई इक्वल टू 0,
ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस पर साइन फंक्शन की वैल्यू 0 ही रहती है, चाहे वो पाई का कोई भी मल्टीपल हो, है ना। तो वेयर n बिलोंग्स टू z, z मतलब एनी इंटीजर, ठीक है। और cos 2n + 1 π/2 इक्वल टू 0 होता है। इसके ऊपर भी डिस्कस हो चुका है कि π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल है तो उस पर कोसाइन फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये दोनों के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले के वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ये भी मेरा एक जनरल सॉल्यूशन है। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन क्यों बोला, क्योंकि देखिए इसमें एक्सप्रेशन में n आ रहा है, समझ रहे हैं। n मतलब ये जहां जितने इंटीजर्स हैं वो सब यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये मेरा एक जनरल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्लियर है। ये भी मेरा एक जनरल सॉल्यूशन का एग्जांपल है क्योंकि इसमें भी n आ रहा है। तो यहां पर मैं किसी पर्टिकुलर एक एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे बोल रहा हूं कि जितने भी एंगल हो, अब मैं यहां n की जगह कुछ भी इंटीजर रखूं, पाई 1 2 3 4 या -1 -2 -3 कुछ भी रखूं, मेरे को वो सारे एंगल्स पता चलते जाएंगे जहां पर साइन की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। या यहां पर भी n की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, कोई भी इंटीजर रखूं, मेरे को पता चल जाएगा कि कॉस फंक्शन की वैल्यू यहां पर उस एंगल पर 0 होगी। मतलब किस एंगल पर वैल्यू 0 होने वाली है मुझे पता चल जाएगा, समझ में आ रही बात। मतलब मैं वो सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकता हूं इन दोनों की मदद से, जहां पर साइन और कोसाइन क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सॉरी। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूं जनरल सॉल्यूशन को। चलो बच्चों देखते हैं फिर अब अपन जनरल सॉल्यूशन को समझते हैं, ठीक है। मैं अभी तक जैसे आपको थ्योरी में समझाया कि जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, तो अब मैं उसे समझाता हूं कि जनरल सॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्लियर है। और जनरल सॉल्यूशन अपन यूज कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है। तो चलिए समझते हैं जनरल सॉल्यूशन को थोड़ा सा और डिटेल में। मैं जैसे कि बात किया, मान लीजिए पहले मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सा ले रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैं ले रहा हूं, जो एग्जांपल में लिया था उसी को उठा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं sin² x + 2 sin x + 1 = 0, क्लियर है। तो आप लोग समझिए कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें sin x जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो एक वेरिएबल के रूप में एक्ट कर रहा है। और मैंने आपको इसको रिप्लेस करने भी बोला था, आपको याद होगा मैं बोला था sin x = y से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा, y² 2y + 1 = 0। और ये अपना है y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब अपन बोल सकते हैं y + 1 और y + 1 = 0। मतलब y की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -1 और दूसरी भी आएगी -1। इसके ऊपर डिटेल हो चुका है। अच्छा y मतलब क्या, मेरा sin x ही तो है, तो मैं बोल सकता हूँ sin x = आ गया मेरा -1, क्लियर है। अब जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात किया था तो मैंने बोला था बेटा sin x = -1 को अपन लिख सकते हैं sin 270 डिग्री, और मतलब x अपना हो जाएगा 270 डिग्री। ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्लियर है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों बोला, क्योंकि ये 0 से 360 डिग्री के बीच में है ना। 270 डिग्री बोलो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री है, ठीक है। अपनी रेंज को ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहा है, क्लियर है ये बात। तो ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। इसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिनल वैल्यू। मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकता हूँ। इसे मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। या हिंदी में अपन बोलते हैं मुख्य मान। क्या बोलते हैं हिंदी में, मुख्य मान, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये मेरा मुख्य मान निकल गया, प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई, तो इसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, फिर से समझिएगा मेरी बात। मैं जो आपको बोला वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं बोला sin x की वैल्यू -1 कब आएगी, पहली बार कब आएगी, या 0 से 360 डिग्री एक चक्कर होता है। मैं बोला हूं कि sin की वैल्यू जो है वो हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होती है। मैं आपको नोट पॉइंट लिखवाया था, आपको याद होगा, मैंने बोला था sin और कोसाइन फंक्शन की वैल्यू हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। तो मतलब 2 पाई इंटरवल तक तो रिपीट नहीं हो रही है ना, तो 2 पाई इंटरवल तक कितनी बार -1 आएगा, एक बार आएगा। कितनी बार आएगा -1 sin x, एक बार आएगा। कब आएगा, 270 डिग्री पर आएगा। मतलब sin x बोलो या sin 270 डिग्री बोलो, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो मैं x = लिख सकता हूँ 270 डिग्री, क्योंकि बस 0 से 360 डिग्री के बीच में सिर्फ 270 डिग्री एक ऐसा एंगल है जहां पर sin फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, -1, क्लियर है। इसके अलावा और कोई एंगल नहीं है जहां पर sin फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाए 0 से 360 डिग्री के बीच में। तो भाई ये फर्स्ट टाइम हुआ ना, ये ओरिजिनल है मेरा, इसलिए मैं इसे क्या बोला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला या प्रिंसिपल वैल्यू बोला, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट था जो 0 से 360 डिग्री के बीच में चलता है, क्योंकि इसके बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं, अभी तक रिपीट नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि ये ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब इसे मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल कॉपी, जो मैंने आपको समझाया, ये मेरी ओरिजिनल कॉपी है। अब मेरे को इसका क्या बनाना है, डुप्लीकेट बनाना है। क्या
अब जैसे मान लो कोई बच्चा मेरे को बोला कि सर ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ 270 डिग्री पर ही -1 होता है, और भी तो बहुत सारे एंगल है, जैसा आपने हम लोग को पहले पढ़ा है कि बहुत सारे एंगल्स ऐसे होंगे जहां पर वैल्यू -1 आती रहेगी। तो वो कौन कौन से एंगल है जहां पर साइन की वैल्यू -1 होने वाली है, मेरे को वो सारे एंगल्स के बारे में पता करना है। तो मैं कैसे करूं, समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं? मेरे को एक एंगल तो पता चल गया 270 डिग्री, जहां साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 है, ये एक एंगल पता चला। लेकिन आप लोग को अभी मैंने पढ़ाया, इसी क्लास में पढ़ाया मैंने थोड़े से पहले वीडियोस में, कि भैया सिर्फ 270 डिग्री पर -1 हो ऐसा जरूरी नहीं है। 2π इंटरवल के बाद भी बहुत सारे ऐसे एंगल्स होंगे जहां पर साइन फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। और एक बच्चा मेरे से पूछा है कि मेरे को सारे एंगल्स के बारे में बताओ जहां पर साइन वैल्यू -1 होने वाली है। तो उस सारे एंगल्स को मैं कैसे पता करूं? अब मैं थोड़ी ना हर चीज चेक करते रहूंगा। जैसे मान लो मैंने एक वो बना लिया, ठीक है, एक एक्सिस बना लिया, आप जानते हैं 0 डिग्री हो गया, ये मेरा 90 हो गया, ये मेरा 270 डिग्री हो गया, ये मेरा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, और ये हो गया अगेन मेरा 360 डिग्री। अब आप जानते हैं यहां पर वैल्यू -1 होती है और यहां पर वैल्यू 1 होती है साइन की, क्लियर है? तो अब सपोज करो मेरे को यहां पर 270 डिग्री पर तो पता चल गया, अब मैं एक और बार मेरे को पता करने की और कब -1 होगी, तो मैं कैसे पता करूंगा? मैं इसे और घुमा के लाऊंगा, समझ में आ रहा है? एक 360 डिग्री और मानूंगा तब जाके तो फिर से आएगा मेरा वैल्यू -1, क्लियर हो रही बात? तो मैं ऐसे देखो 180 जाऊंगा तो 450 आएगा, और जाऊंगा तो 630, मतलब अगेन साइन 630 डिग्री पर मेरा वैल्यू -1 होने वाला है। 630 के बाद और कब होगा, आगे बढ़ा लो 810 डिग्री पर, मतलब 81 डिग्री पर भी मेरा वैल्यू क्या होने वाला है -1 आने वाला है, क्लियर हो रही है बात? तो मैं चाहता हूं मैं ये सारे एंगल्स पता करूं जहां पर साइन की वैल्यू -1 होने वाली है, लेकिन ये सारी ओरिजिनल कॉपी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? 0 से 360 डिग्री के बीच में जो पहला एंगल आया, या मान लो 2 एंगल भी आते तो अपन उसे बोलते थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्योंकि वहां पर फर्स्ट राउंड बस चल रहा था। जैसे ही सेकंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, या थर्ड रिवॉल्यूशन होता है, या फोर्थ रिवॉल्यूशन होता है, तो वो फिर जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं रह जाता, वो जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, साइन 270 पे तो -1 होगा, फिर साइन 630 पे -1 होगा, फिर साइन 810 पर -1 होगा। ऐसे बहुत सारे एंगल्स हो रहेंगे जहां पर साइन फंक्शन की वैल्यू -1 होने वाली है। तो मेरे को ये सारे एंगल्स के बारे में पता करना है, तो मैं कैसे पता करूं? और ये जब सारे एंगल्स के बारे में जब मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि वो मेरा बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि मैंने आपको एक जनरल सॉल्यूशन समझाया है, यहां पर इस एक्स एक्सिस पर याद कीजिए, मैंने आपको बोला था साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, साइन 360 डिग्री भी 0 होता है। तो मैंने अच्छा इसको मैंने लिखा था साइन 0π, इसे मैंने लिखा था साइन 1π, इसे मैंने लिखा था साइन 2π। तो ऐसा करके मैंने एक जनरल सॉल्यूशन बनाया था, याद कीजिए, साइन nπ = 0, मतलब n की जगह आप कोई भी इंटीजर रखते जाइए, आपका वैल्यू साइन फंक्शन क्या देते जाएगा 0 देते जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस पर आप जब भी रहेंगे तो आपको साइन फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी। ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर मैंने क्या यूज किया, यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैंने n यूज किया। ये एक्सप्रेशन n जो आ रहा है ना, ये इंटीजर n जो आ रहा है एक्सप्रेशन में, यही मेरा जनरल सॉल्यूशन बना रहा है। तो इसीलिए मैंने इसे क्या बोला था, जनरल फॉर्म बोला था, याद होगा आपको, जनरल फॉर्म बोला था। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है मेरी बात? जहां पर n आ गया वो मेरा क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? और जब 0 से 360 डिग्री, मतलब मैं फर्स्ट रिवॉल्यूशन में रहूंगा, तब वो मेरा क्या रहेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 0 से 360 डिग्री रहेगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जब एक्सप्रेशन में n आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि अभी मुझे इसके लिए जनरल सॉल्यूशन बनाना है, मतलब इसे मेरे को एक एक्सप्रेशन लाना है n का एक्सप्रेशन, ताकि मैं बता सकूं कि किस किस डिग्री पर साइन फंक्शन मेरे को -1 वैल्यू देगा। तो मेरे को सारे एंगल्स के बारे में पता करने के लिए बोला जा रहा है। तो सारे एंगल्स के बारे में कैसे फाइंड आउट करूं? ठीक है, तो उसको लिए मैंने बनाया 3 थ्योरम। कितने थ्योरम? 3 थ्योरम। तो चलिए अब बात करेंगे उन 3 थ्योरम्स की, लेकिन उससे पहले आप लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, ठीक है? आइए बच्चों देखते हैं अपना पहला थ्योरम। पहला थ्योरम क्या बोल रहा है, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y sin x = sin y implies that x = nπ plus -1/ny where n belongs to z। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अपने को वो सारे एंगल्स के बारे में बात करना है जहां पर कोई भी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपसे बात किया कि साइन 270 डिग्री पर वैल्यू होती है -1, तो मैंने आपको समझाया कि 270 डिग्री पर ही सिर्फ साइन की वैल्यू -1 नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल्स हैं जहां पर साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। और मुझे वो सारे एंगल्स के बारे में जानना है। तो वो सारे एंगल्स के बारे में कहां से जानूंगा, तो मैं जानूंगा इस फॉर्मूले की मदद से कि कौन कौन से एंगल पर साइन की वैल्यू -1 होने वाली है, ठीक है?
तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से मुझे सारे एंगल्स का पता चलता है। और जैसे सिर्फ 270 की बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिखा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आपको ये पता है कि सिर्फ 60 डिग्री पर √3/2 नहीं होता साइन, और भी बहुत सारे एंगल्स है जहां पर साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो मुझे वो सारे एंगल्स के बारे में अगर पता करना है तो मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों है, क्योंकि मेरे को सारे एंगल्स के बारे में पता करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहां से आया, इस थ्योरम से आया। ये थ्योरम को अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और ऐसे ही 2 थ्योरम और है। ठीक है, उसके बाद आप वो सारे एंगल्स का पता कर सकते हो जिस पर कोई भी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो चलिए मैं फॉर्मूला पहले, ये थ्योरम पहले प्रूफ कर रहा हूं, उसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज भी करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। ये बात को समझिए, इसका प्रूफ अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, बात को समझिएगा। अपने पास क्या गिवन है, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ये अपने को गिवन है। ठीक है, तो मैं यही लेके चल रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई गिवन होगा। अब ये गिवन क्यों है, बात को समझिए। जैसे मैंने लिखा साइन 270 डिग्री या इक्वल टू मैं लिख देता हूँ साइन एक्स। ठीक है, इक्वल टू मैं लिख देता हूँ -1। तो भैया सिर्फ 270 पे -1 है। ठीक है, और भी तो बहुत सारे एंगल्स है, तो मेरे पास 2 फंक्शन को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए साइन एक्स या साइन 270, या चलिए साइन एक्स से नहीं समझ में आता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन, जैसे कि मैंने आपको समझाया था 630 डिग्री। ठीक है, साइन 630 डिग्री पर भी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अभी प्रूफ करके दिखाया था कार्टेशियन प्लेन में, या एक और दिखाया था आपको 810 करके, 810 डिग्री पर भी वैल्यू क्या होती है, -1 ही होती है। तो मान लीजिए साइन 810 साइन 270 ये दोनों बराबर हुआ ना, तो मैं इसे लिख रहा हूँ साइन एक्स और इसे लिख रहा हूँ मैं साइन वाई। जहां एक्स और वाई दोनों कैसे है, रियल नंबर से कि नहीं है, वही चीज तो मैंने लिखा है, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई। ये देखिए एक्स और वाई रियल नंबर है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। देखिए साइन 810 बोलो या साइन 270 डिग्री बोलो, दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, -1 ही तो आने वाली है। तो ये कंडीशन समझ में आया आपको। मैं यही बता रहा हूँ कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होगा, इसका मतलब है कि इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू फिक्स होगी, कुछ भी हो, अब चाहे -1 हो, √3/2 हो, 1/√2 हो, कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तो मुझे उसके लिए पता करना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, तो एक्स और वाई में ये रिलेशन, ये प्रूफ लाना है अपने को। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन समझ में आई कि ऐसा कंडीशन क्यों मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज मेरे को दिख रही है, 810 270 दोनों पर साइन फंक्शन की वैल्यू -1 होती है, इसलिए ये कंडीशन मैं पहले से लेके चल रहा हूं। उसके बाद में ये एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालूंगा। ठीक है, और वही मेरा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो समझिए बात को, मैं क्या करता हूं, साइन वाई को उधर ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं साइन ए माइनस साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, आप पढ़ चुके हैं, 2 cos a प्लस b/2, और आप पढ़ चुके हैं साइन a माइनस b/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये इसमें फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए 2 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, 2 और cos को मान लीजिए इधर भेज दिया, 0 हो गया, तो एक बार बचेगा साइन, एक बार बचेगा cos। क्लियर है। तो मैं चलिए पहले 2 को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो मेरे पास आ गया cos x प्लस y/2 साइन x माइनस y/2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए एक बार साइन को इधर भेजेंगे, एक बार cos को इधर भेजेंगे, है ना। तो पहले साइन को भेज देते हैं, साइन को भेज देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा cos x प्लस y/2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए पहले अभी मैं इसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में मैं इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो cos x प्लस y/2 इक्वल टू 0 आया। तो बात को समझिए, cos 0 कब होता है, एक जनरल फॉर्म अपन पढ़ चुके हैं cos का। क्या पढ़े, जनरल फॉर्म cos का, cos का जनरल फॉर्म अपन ने पढ़ा है cos, देखिए x प्लस y/2, इस 0 को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, इस 0 को मैं लिख रहा हूँ cos। ठीक है, cos क्या लिख रहा हूँ, 2n प्लस 1 पाई/2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। ये जनरल फॉर्म में आपको पढ़ा चुका हूँ और नोट पॉइंट भी अभी लिखवाया था कि cos 2n प्लस 1 पाई/2 इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि cos y एक्सिस में हमेशा 0 जाता है। ठीक है, तो अब देखिए cos और cos फंक्शन है, cos cos फंक्शन को हटा देते हैं, तो अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा x प्लस y/2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2। क्लियर है। बाई 2 से बाई 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। अब अपने पास क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। क्लियर है ये चीज। और ध्यान से देखिए मैं इस y को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। क्लियर है ये चीज। अब देखिए इसे मैं और क्या लिख रहा हूँ, इसे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस
-1 की पावर 2n+1y। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पर मैंने कर दिया प्लस और ये कर दिया -1 की पावर 2n+1। ऐसा क्यों? देखिए 2n+1 किसको शो करता है? ऑड नंबर्स को। याद होगा आपको 2n+1 किसे शो करता है? ऑड नंबर्स को। और -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर हो, हमेशा आंसर क्या होता है? नेगेटिव ही आता है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, -1 का अगर क्यूब करूं तो भी -1 होगा, अगर -1 की पावर 5 करूं तो भी आंसर -1 होगा। मतलब -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर है, हमेशा आंसर क्या आता है? -1 ही आता है। और ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? ऑड नंबर का जनरल फॉर्म होता है 2n+1, मतलब इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी? -1 ही होगी, माइनस ही होगी। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन को ही शो करेगा, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? -y बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, -1 की पावर 5 करो तो भी -1 आएगा, -1 का क्यूब करो तो भी -1 आएगा। और ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? 2n+1। तो -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर आएगा तो हमेशा आंसर क्या आने वाला है? नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस -y को ऐसा लिख सकता हूँ। समझ में आई बात? तो ये मैंने कॉस की बात की। अभी मैंने किसकी बात की? कॉस की। अब मैं किसकी बात करूंगा? साइन की। ठीक है, तो चलिए अब साइन की बात करते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर साइन को लेके सॉल्व करूंगा, है ना। इसे मैं मिटा रहा हूं। देखिए अब देखिए यहां पे मैं कर रहा हूं, मैं लिखा, मेरे पास क्या आया था? साइन x - y/2 इक्वल टू आया था 0। एक कॉन्सेप्ट ये भी तो आएगा। क्लियर है? एक बार अपन ने क्या किया था? कॉस को साइन को इधर शिफ्ट कर दिया था 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ? कॉस को इधर शिफ्ट कर देना 0। तो मेरे पास क्या बचेगा? साइन x - y/2 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? ठीक, अब बात को समझिए। मैं इसे क्या कर रहा हूँ? मैं इस 0 को अब क्या लिख सकता हूँ? आप सबको पता है इस 0 को मैं लिख सकता हूँ, जनरल फॉर्म याद कीजिए साइन का, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किए हैं। साइन का जब 0 कब होता है? n/π पर। क्लियर है? मतलब x एक्सिस पर कहीं भी साइन फंक्शन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो अब बात को समझिए, साइन और साइन फंक्शन हटा देते हैं तो अपने पास क्या बचेगा? x - y/2 इक्वल टू n/π। 2 को इधर शिफ्ट करता हूँ, -y को इधर ले जाता हूँ, अपने पास आ जाएगा x इक्वल टू 2n/π प्लस y। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2n/π प्लस -1 की पावर 2ny। क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ गया होगा -1 की पावर 2n क्यों किया। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ 2n था तो यहाँ भी 2n डाला, और 2n किसको शो करता है? 2n शो करता है इवन नंबर को। समझ में आ रहा है? 2n किसे शो करता है? 2n रिप्रेजेंट द इवन नंबर्स। और -1 की पावर कोई भी इवन नंबर हो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। -1 का स्क्वायर कर लीजिए या -1 की पावर 4 डाल दीजिए तो भी पॉजिटिव 1 आता है, -1 की पावर 6 डाल दीजिए तो भी पॉजिटिव 1 आता है। मतलब -1 की पावर कोई भी इवन नंबर रहे हमेशा आंसर कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस प्लस को मैं -1 की पावर 2n भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो अब बात को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास दो चीजें आ गई। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे दो चीजें आपको नजर आ रही है, एक ये और एक ये। क्लियर है? क्या क्या नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, मेरे को दिख रहा है x इक्वल टू 2n/π प्लस -1 टू द पावर 2n इंटू y, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? x इक्वल टू 2n प्लस 1/π प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस 1y। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, पाई के साथ अगर इवन नंबर था तो -1 की पावर भी इवन नंबर है, पाई के साथ अगर ऑड नंबर था तो -1 की पावर भी क्या है? ऑड नंबर है। क्लियर है? तो मेरा ये जनरल फॉर्म दिख रहा है ना मुझे, इवन नंबर हो तो भी चलेगा, इवन नंबर हो तो यहाँ 2n है तो यहाँ 2n होना चाहिए, ऑड नंबर है तो यहाँ ऑड है तो यहाँ भी ऑड होना चाहिए, बाकी सब तो सेम है। देख लीजिए, x इक्वल पाई प्लस वाई, x इक्वल पाई प्लस वाई, सब चीज सेम सेम दिख रहा है। तो अब मैं इन दोनों फॉर्मूले को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अब इन दोनों को अगर मर्ज कर दूं तब क्या होगा? तो इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, है ना। अब मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो अब आपको समझ में आ गया। ध्यान से देखिए, अब मेरे को ये चीज मैं कर सकता हूँ ना, अगर ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू मेरा हो जाएगा n/π प्लस -1 टू द पावर n y। और ऐसा क्यों होगा? वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। क्लियर है? चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो। समझ में आया? चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसलिए मैंने n बिलोंग्स टू कर दिया इंटीजर। यहाँ पे ना ऑड रखा ना इवन रखा, डायरेक्ट इंटीजर्स रख दिए। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आपको समझ में आया? तो आपको दिख गया होगा sin x इक्वल टू sin y था, बहुत इजी था, मैंने बस sin y को उधर शिफ्ट कर दिया।
साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0 बन गया, फिर फॉर्मूला लगा दिया साइन ए माइनस साइन बी का, और फिर मेरे को यहाँ पे दो चीजें मिली थी, एक मिला था cos x प्लस वाई बाई टू इक्वल cos x प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 0। तो एक बार मैंने साइन को इधर ला दिया इक्वल टू 0 कर दिया, तो मेरे को मिला था cos x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 0। वहां से मैंने ये फॉर्मूला निकाला x इक्वल टू 2n प्लस वन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर 2n प्लस वन इंटू वाई। फिर एक बार साइन को इधर शिफ्ट करके 0 ला के, मतलब cos को इधर 0 करके साइन को सॉल्व किया, तो ये फॉर्मूला आया। दोनों को मर्ज कर दिए, ऑड है तो ऑड, इवन है तो इवन, तो यहाँ पर आपने इंटीजर्स के फॉर्म में रख दिया, ना ऑड रखा ना इवन रखा, दोनों मर्ज हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। क्लियर है? तो ये थ्योरम नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अभी जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला, ये थ्योरम समझाया आपको, और उससे ये फॉर्मूला अपन डिराइव किए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चीजें सब ऊपर ऊपर से जा रही हैं, क्योंकि इतना कुछ अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से इस थ्योरम को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए क्या लिखा हूँ क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू माइनस रूट 3/2, है ना। अगर sin x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 है तो जनरल सॉल्यूशन पता कीजिए। देखिए एक चीज बता दूं, कई बार क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखता, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता है। क्या लिखता है? फाइंड सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो अगर सिर्फ सॉल्यूशन लिखा है तो अब आपको पता है कि दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, जब सिर्फ सॉल्यूशन लिखा हो मतलब वो आपको जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल देंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो जनरली अगर सिर्फ सॉल्यूशन लिखा है मतलब जनरल सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। तो कई बार यहाँ जनरल नहीं लिखा होता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है आपको। ठीक है, तो जैसे अब मेरे पास आ गया फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू माइनस रूट 3/2, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। तो आपको ऑटोमेटिकली ये थ्योरम भी समझ में आ जाएगा। देखिए मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास दिया है sin x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, मैं इसे लिख दूंगा sin x इक्वल टू नेगेटिव साइन, ये कितना होता है देखिए sin 60 मतलब π/3 रेडियन। क्लियर है? अब 60 डिग्री वाली बात छोड़ देंगे, अपन रेडियन में बात करेंगे। तो मैंने लिखा sin x इक्वल टू हो गया माइनस साइन π/3। अब देखिए आपको ये कंडीशन नजर आ रही है sin x इक्वल टू साइन y। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव माइनस साइन y नहीं है यहाँ तो, लेकिन अपने पास क्या आ गया, नेगेटिव साइन y आ गया है। तो अपने को क्या चाहिए, नॉर्मल ये फॉर्म लाना है, sin x इक्वल टू साइन y का फॉर्म। तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसे एडजस्ट करते हैं और ये नेगेटिव साइन हटाते हैं। नेगेटिव साइन अब कैसे हटेगा, बात को समझिए। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ माइनस साइन थीटा का, यहाँ पे लिख देता हूँ। अपन जानते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है नेगेटिव साइन थीटा। कैसे? 180 है तो साइन का क्या रहेगा, साइन 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ ये चीज? तो मैं इस माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा को मैं लिखूंगा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। कोई दिक्कत है क्या? देखिए बात को समझिए, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा को मैं साइन 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। तो इस माइनस साइन थीटा को मैंने साइन 180 प्लस थीटा लिख दिया। क्लियर हुआ ये चीज? अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब आपका साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4π/3। क्लियर हुआ? अब देखिए ये जनरल फॉर्म आ गया, क्या है अपने पास, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, अपने पास भी आ गया साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, जहां वाई की वैल्यू क्या है 4π/3। क्लियर हुई ये बात? तो अब मैं डायरेक्ट लगा दूंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा और मेरे को सारे फॉर्मूले, सारे वो एंगल्स पता चल जाएंगे जहां पर साइन की वैल्यू माइनस रूट 3/2 हो। समझ में आ रहा है? ये जनरल फॉर्म लगाने का मेरे को फायदा क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला लगाने का फायदा मुझे ये पता चलेगा कि मुझे वो सारे एंगल्स पता चल जाएंगे, वो सारी एक्स की वैल्यूज पता चल जाएंगी जहां पर साइन की वैल्यू माइनस रूट 3/2 होने वाली है। समझ में आ रही बात? तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अब आपको याद करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लगाइए। तो अपना जनरल फॉर्म क्या होता है, फॉर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई अपन डायरेक्ट लिखेंगे एक्स इक्वल टू हो जाएगा n पाई, ठीक है, और क्या लिखेंगे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और y देखिए y की जगह अपन क्या पुट कर देंगे 4π/3। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये आपको वो जनरल फॉर्म मिला जिससे आपको पता चल रहा है कि साइन की वैल्यू, साइन फंक्शन की वैल्यू किस किस एंगल पर, किस किस एक्स के वैल्यूज के लिए माइनस रूट 3/2 होती है। ठीक है, जैसे आपको एक एंगल तो पता चल गया 4π/3, और कौन सा एंगल है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। अब n की वैल्यू आप पुट करते जाइए, यहाँ पे n क्या शो कर रहा है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। समझ में आ रहा है? अब आप यहाँ n की वैल्यू
-1 -2 -3 -100 -500 कुछ भी रख दीजिए, या 1 2 3 100 500 1000 99 जो रखना है रख दीजिए। आपको सारे एंगल्स पता चल जाएंगे जहां पर आपको साइन फंक्शन की वैल्यू -√3/2 मिलने वाली है। बस यहाँ n की वैल्यू आपको पुट करनी है, बात समझ में आ रही है। और n की वैल्यू कहां से पुट करोगे, कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो क्योंकि n बिलोंग्स टू एन इंटीजर z, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने 99 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 99 पाई प्लस -1 टू द पावर 99 4 पाई बाई 3, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, समझिए बात को, ये हो जाएगा 99 पाई माइनस, क्योंकि -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर क्या होता है, माइनस ही होता है, -4 पाई बाई 3। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो एक एंगल आएगा, और उस एंगल पर आपको क्या पता चलेगा, उस एंगल से आपको पता चलेगा कि उस एंगल पर साइन फंक्शन की वैल्यू -√3/2 होगी। अब मैं तो सिर्फ एक 99 रखा, आप कोई भी इंटीजर रख सकते हो, बात समझ में आया। अब आपको क्लियर हुआ ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। sin x इक्वल टू sin y का कॉन्सेप्ट है ना, उसका थ्योरम अपन देख लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन बना लिए। अब चलिए देखते हैं cos x इक्वल टू cos y का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अपना नेक्स्ट थ्योरम आ गया थ्योरम 2, क्या बोल रहा है, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y cos x इक्वल टू cos y implies that x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर z, ठीक है। बात को समझिए। अब मेरे को जैसे मैंने साइन की बात की, वैसे मैं बात करूंगा किसके लिए, कॉस के लिए, ठीक है। सपोज कीजिए, पहले मैं से समझाता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 और cos 450 डिग्री भी क्या होता है, 0, ठीक है। तो बात को समझिए, देखिए cos 90 डिग्री पे भी 0 है, cos 450 डिग्री पर भी 0 है। तो मेरा कहना क्या है कि मुझे वो सारे एंगल्स के बारे में बताइए जहां पर cos फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। मुझे वो सारे एंगल्स के बारे में जानना है। जैसे cos 90 cos 450 पे तो 0 है ही, मुझे और भी एंगल्स बताओ जहां पर cos फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या हो, 0 हो। तो उसको समझने के लिए हमें ये थ्योरम की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है cos 90 इक्वल टू cos 450, तो यहाँ पर यही मेरा क्या हो गया, cos x का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, cos y का। बीच में दोनों है इक्वल, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। या कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे √3/2 हो सकती है या 1/√2 हो सकती है। इनके ऊपर भी तो बहुत सारे एंगल्स होंगे जहां पर cos फंक्शन की वैल्यू √3/2 होगी, या बहुत सारे एंगल्स ऐसे होंगे जहां पर cos फंक्शन की वैल्यू 1/√2 होगी। तो सारे एंगल्स के बारे में अगर जानना है तो मुझे थ्योरम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं। तो cos x इक्वल टू cos y का कंडीशन अपन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एंगल्स पर सेम वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसे प्रूफ कैसे करूंगा, ये फॉर्मूला कहां से आया है इसे समझते हैं, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे ही लेके चल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं cos x इक्वल टू क्या कर दे रहा हूं, cos y, ठीक। अब इसे क्या करो, इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos y इक्वल टू 0, ठीक। अब फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin a प्लस बी बाई 2 या साइन a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। -2 को इधर शिफ्ट कर देते तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, एक कंडीशन ये बनेगी कि साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक कंडीशन क्या बनेगी कि ये इधर आ जाए तो अपने पास हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब अपने को पता है कि साइन 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन x प्लस वाई बाई 2, है ना। अब ध्यान से समझिए साइन 0 कब होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, साइन n पाई पर, क्लियर। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू, इसे भी क्या लिख देंगे अपन, साइन n पाई, क्लियर है। अब देखिए साइन और साइन फंक्शन हटा देंगे, यहाँ से भी साइन और साइन फंक्शन हटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा एक बार x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू n पाई, और एक बार क्या बचेगा अपने पास x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू n पाई, क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए माइनस प्लस दोनों आ रहे हैं तो मिक्स करके लिख देता हूं दोनों को, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई फॉर cos x इक्वल टू cos y वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z, क्लियर हुआ ये चीज।
तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गया हो कि फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, इसी थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 1/2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में हर बार जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखा रहेगा, यहाँ से क्या लिखते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब हमें समझना है कि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब बात को समझिए, cos x इक्वल टू क्या दे दिया, 1/2। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत इजीली बन जाएगा, देखते जाइए बस। क्या लिखूंगा मैं, cos x इक्वल टू दिया 1/2। अब 1/2 कब होता है, cos 60 पर। cos 60 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं cos ऑफ π/3। क्लियर है ये चीज। अब ध्यान से समझिए, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्म में आ गया cos x इक्वल टू cos y के। देखिए cos x इक्वल टू cos y, जहां y की वैल्यू क्या दिख रही है, π/3। अब मैं डायरेक्ट लगा दूंगा ये फॉर्मूला बस, और मुझे वो सारे एंगल्स पता चल जाएंगे जहां पर cos फंक्शन की वैल्यू 1/2 होगी। क्लियर है, तो मैं इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लिख दूंगा x इक्वल टू क्या, 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये वो जनरल फॉर्म है जिससे मुझे पता चल रहा है कि वो सारे एंगल्स x की वो सारी वैल्यूज जहां पर cos फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, π/3 होने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ पहले n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं n की वैल्यू रख दिया -1। अगर मैं -1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मैं रख देना x इक्वल टू n इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2π प्लस माइनस π/3। मतलब मुझे दो एंगल पता चल रहे हैं, -2π प्लस π/3 और x इक्वल टू -2π माइनस π/3। मतलब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में 1 गया 5, तो -5π/3। और यहाँ पर पता चल रहा है 3 दूनी 6 और 1 7, तो -7π/3। ये वो दो एंगल हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ -5π/3 या cos ऑफ -7π/3 या cos ऑफ π/3 पर वैल्यू मेरी हमेशा 1/2 होगी। क्लियर हो रहा है। ऐसे में और भी बहुत सारे एंगल्स निकाल सकता हूं जहां पर मेरी कोसाइन फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, 1/2 होने वाली है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इस थ्योरम का यूज आपको कैसे करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसे नोट कर लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद अपन एक लास्ट थ्योरम और करेंगे, है ना। आइए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 3 क्या बोल रहा है, इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, क्या बोलते हैं, x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, देन tan x इक्वल टू tan y implies x इक्वल टू n pi प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर z। ठीक है, देखिए इसमें पहली लाइन क्या बोलते हैं, x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये क्यों बोला, देखिए समझिए बात को। मैं आपको ये चीज पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने बताया था tan x इक्वल टू अगर लिखा है sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं x शुड नॉट बी 2n + 1 π/2। मतलब वो ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए π/2 का। क्यों, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, अपॉन में 0 हो गया, तो tan x तो अनडिफाइन हो जाएगा ना। इसलिए तो अपन लिखते हैं tan 90 जो होता है वो अनडिफाइन होता है। ठीक है, क्योंकि नीचे अपॉन में 0 आ गया है, और sin x अपॉन 0 मतलब अपन sin x अपॉन 0 करेंगे तो उसे अपन डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात। या 1/0 मैं पहले बता चुका हूँ अनडिफाइन है, वो अपन चैप्टर 13 में पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में कि वो कैसे इन्फिनिटी बनता है ना। तो अभी तक तो अपन इन्फिनिटी नहीं जानते हैं, या अभी तक अपन नहीं जानते कि 1/0 इन्फिनिटी कैसे होता है। तो अभी अपन यही बोलते हैं कि tan x जो है sin x बाई cos x होता है, और x यहाँ पर 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए। मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर tan डिफाइन नहीं होता। बात समझ में आ रही है। इसीलिए जहां पर tan डिफाइन नहीं है करके उसने पहली लाइन ही बोल दी कि x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये ऑड मल्टीपल है ना, 2n + 1 ऑड नंबर को शो करता है, तो π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब 3π/2, 7π/2, 5π/2 ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना वहां पे tan x डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले ही बोल दिया कि x और y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, तो उसको छोड़कर आप डिफाइन कीजिए। तो चलिए उसको छोड़कर ही डिफाइन करते हैं, तो कैसे डिफाइन होगा बात को समझिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट लिखूंगा tan x इक्वल टू क्या लिखूंगा, tan y। क्लियर है। अब मैं tan y को तो शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, tan x माइनस tan y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए tan x को आप क्या लिख सकते हैं, tan x को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और tan y को आप लिख सकते हैं sin y अपॉन cos y इक्वल टू 0। ठीक है, अब एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x cos y, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sin x cos y माइनस sin y cos x
इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये cos x cos y भी इक्वल के इधर आके 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा sin x cos y माइनस sin y cos x, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये फॉर्मूला दिख रहा है अपने को, sin x cos y माइनस sin y cos x, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मेरा sin x माइनस y का। क्लियर है ये बात। अब देखिए 0 कब होता है, साइन 0 होता है x माइनस वाई इक्वल टू साइन n पाई पर। क्लियर है, तो साइन फंक्शन हट जाएगा, तो अपने पास बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी n पाई प्लस y। बात समझ में आई कि नहीं आई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z। क्लियर हुआ ये चीज। अब बात को समझ गए होंगे आप लोग कि ये थ्योरम कैसे प्रूफ हुआ, ये फॉर्मूला कैसा है, x इक्वल टू n पाई प्लस y। हाँ, बस इस चीज को मतलब समझ जाइएगा, ये पहली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्यों नहीं होता उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। आइए बच्चों समझते हैं इस थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, tan x इक्वल टू √3 है और बोल रहा है फाइंड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बोला मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा tan x इक्वल टू √3। √3 कब होता है, tan 60, और tan 60 को अपन क्या लिखेंगे, अभी बड़ी क्लास में अपन लिखेंगे tan 60 को पाई बाई 3। क्लियर हो रहा है बात। अब देखिए आपने वो डायरेक्ट फॉर्मेट दिख रहा है ना, tan x इक्वल टू 10 बाई, देखिए tan x इक्वल टू 10 बाई, y की जगह क्या है पाई बाई 3, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब x इक्वल टू अपन लिख देंगे n पाई प्लस पाई बाई 3। समझ में आया, ये अपना जनरल फॉर्म है वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे अब इस फॉर्मूले से यहाँ n की वैल्यू में कुछ भी पुट करते जाऊँ, 1 2 3 नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी रखते जाऊँ, मुझे वो सारे एंगल्स पता चल जाएंगे जहाँ पर 10 फंक्शंस की वैल्यू हमेशा √3 होगी। क्लियर हो रहा है ये बात। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, थ्योरम समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है जनरल सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको समझा दिया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पर ऐसा इक्वेशन जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे sin x cos x tan x cos x cot x ये सारे फंक्शन एक वेरिएबल के रूप में एक्ट करते हैं, उसे अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के होते हैं दो सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब होता है, जब पहले रिवॉल्यूशन तक एंगल सीमित रहे, मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में एंगल्स रहे, तो उसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कब बनता है, जब अपन वो सारे एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जहां पर किसी फंक्शन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे कि यहाँ पर tan x इक्वल टू √3। क्लियर है। तो मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों समझा दिया है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को ओरिजिनल कॉपी से याद रखिएगा, जनरल सॉल्यूशन को डुप्लीकेट कॉपी से याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वीडियो अपन ऑफ कर रहे हैं, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।